हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 7 का पर्यावरण और हम, जो कि भूगोल सब्जेक्ट है, और साथ ही अध्याय 5 जलमंडल भाग 3 लेकर आए हैं। तो जो बच्चे अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल मंडल। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत अच्छे हैं। चलिए, आप सभी बच्चों का फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 7वीं का विषय पर्यावरण और हम, जो कि भूगोल सब्जेक्ट है। और आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5 जल मंडल भाग 3। जल मंडल भाग 3 पढ़ने से पहले बच्चों, हम लोग भाग 2 में थोड़ा सा क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ा था महासागरीय जल की गतियां, जिसमें 3 गतियां होती हैं: तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा। जिसमें हम लोग तरंग के बारे में पढ़ लिए थे कि तरंग जो होती है वह महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिसको हम लोग तरंग कहते हैं। और उसके अंतर्गत में हम लोगों ने सुनामी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा था कि ज्वार भाटा किस तरह से समुद्र से उठती है और कैसे गिरती है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जिसमें बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की थी। साथ ही ज्वार भाटा हमारे लिए किस प्रकार से महत्व है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। और यह भी जानकारी हासिल किए थे कि ज्वार भाटा कब और किस समय उठती है। बच्चों, आज हम लोग जल मंडल के महासागरीय जल के गतियों में जो सबसे तीसरा है वह है महासागरीय धारा, जिसको ओशन करंट भी कहते हैं। करंट मतलब जान रहे हैं, बिजली का करंट, धारा है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि महासागरीय धारा यानी ओशन करंट क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे हमने रखा है कि महासागर की सतह पर, जो महासागर है उसकी सतह पर निश्चित दिशा में, मतलब निश्चित एक रेगुलर दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को महासागरीय धारा कहते हैं। तो महासागरीय धारा कहने का मतलब क्या है कि यह जो धारा है वह महासागर के सतह पर निश्चित दिशा में जो है वह बहते रहती है। यानी वास्तव में जिस तरह से नदियां जो होती हैं हमारे धरातल पर, हमारे भूमि पर बहते रहती है, उसी तरीके से महासागरीय धारा जो होती है वो महासागर में निश्चित दिशा पर बहते रहती है। यानी वास्तव में कहा जाए तो महासागरीय धाराएं जो है वह महासागर में बहती हुई एक नदी के समान है। जिस तरह से नदी जो होती है वह एक निश्चित दिशा में बहते रहती है। आप अगर आपके गांव के या आपके शहर के अगल बगल में अगर नदी होगी तो आप उसे देखेंगे कि वह एक निश्चित दिशा पर जो है वह बहते हुए नजर आएगी। तो उसी तरीके से महासागरीय जो धारा है वह भी निश्चित दिशा पर बहती है, और इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह भी महासागर की एक नदी के समान है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी जमीन के लिए जिस तरह से जमीनी क्षेत्र में जिस तरह से नदी की एक दिशा होती है और निरंतर बहते रहती है, उसी तरीके से महासागरीय धारा भी महासागर में निरंतर गति करते रहती है। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि महासागरीय धाराओं को दो प्रकार में हम लोग बांट सकते हैं। यानी महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक हो गया उष्ण, जिसको गर्म धारा कहते हैं, और दूसरा हो गया ठंडी यानी शीत धारा। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये ग्लोब है ना। तो ग्लोब को हम लोग थोड़ा सा, ये हम लोग का ग्लोब है, और हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा ग्लोब जो है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री इस तरह से झुकी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर इसको हम लोग
हमारे पृथ्वी को 3 रेखाओं में बांटते हैं। भूमध्य रेखा जो कि हमारे पृथ्वी का ठीक बीच वाली रेखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोब में जो ये बीच वाली मोटी लाइन दिखाई दे रही है वो हो गया भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा और विषुवत रेखा के नीचे वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, जो कि यह भी 23 डिग्री पर है और 23.5 डिग्री पर है और यह भी 23.5 डिग्री पर है। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर स्थित है और विषुवत रेखा से ठीक जस्ट ऊपर में अब यहाँ पर अगर आपके पास ग्लोब के अलावा अगर मानचित्र है तो मानचित्र में भी आप देख सकते हैं कि ये हो गया विषुवत रेखा, ये आपका देखिए ये हो गया विषुवत रेखा, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया और इसके जस्ट ऊपर में जो है वो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, जो कि भारत के लमसम बीच से गुजरती है, हमारे झारखंड से रांची से गुजरती है। कभी अगर आप रांची जाएंगे तो चोटो पालो घाटी जैसे ही पार करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि मुस्कुराइए आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं, चाय बागान से थोड़ा सा आगे पीछे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्क रेखा है और मकर रेखा ठीक जो है हमारे विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा गुजरी हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया के लमसम जो है 2 भागों में बांटते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, है ना, साउथ अमेरिका हो गया और अफ्रीका के कुछ हिस्सा को जो है ये बांटती है। अगर ये कहा जाए कि किस देश को ये तीनों रेखाएं काटती हैं तो आपको याद रखना है, देश तो नहीं लेकिन महादेश जैसे हो गया अफ्रीका महादेश जो है, अफ्रीका महादेश में ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ पर विषुवत रेखा, ऊपर में कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। उसी तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है मकर रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है और विषुवत रेखा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अमेरिका और मकर रेखा भी जो है दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। अगर कहा जाए कि किस देश में, किस महादेश में ये तीनों रेखाएं गुजरती है तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका महादेश में विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब क्या होता है कि विषुवत रेखा, और इस पर एक चीज और याद रखेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। अगर हम लोग देखेंगे पृथ्वी को अगर विषुवत रेखा 2 भागों में बांटेगी तो ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध मतलब गोल का आधा, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, तो इसलिए इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि विषुवत रेखा पर सूर्य जो होती है उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, वह सीधी पड़ती है और इसलिए यहाँ पर सालों भर जो है वह गर्मी रहती है ना, और दोपहर के बाद जो है वह खूब वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर जो है घने जंगल की मात्रा ज्यादा होती है। सूर्य का तिरछी रेखा जो है हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, इसीलिए तिरछी रेखा मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि 6 महीना तक धूप ही नहीं पड़ती है, 6 महीना तक रात ही रहती है, यानी 6 महीना दिन 6 महीना रात होती है, उसको हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे। तो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी पड़ती है, प्योर तिरछी, है ना, प्योर तिरछी पड़ती है। तो अगर सूर्य की रोशनी कम पड़ेगी तो ठंडा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ठंडा प्रदेश। यहाँ पर आपको ठंडा लगेगा, यहाँ आपको ठंडा लगेगा, यहाँ आपको खूब गर्मी लगेगी। विषुवत रेखा पर खूब गर्मी लगेगी, उत्तरी ध्रुव की जो कुछ भाग है और दक्षिणी ध्रुव की कुछ भाग है वहां पर आपको सालों भर ठंडा लगेगा। यानी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध भी कहते हैं, शीत कटिबंध।
और यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सालों भर जो है वह आपका गर्मी पड़ता है। लेकिन उसका क्या, जो सूर्य की किरणें ना सीधी पड़ती है ना ज्यादा तिरछी पड़ती है, ठीक है, यानी थोड़ी सी वह मतलब झुकी हुई पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रेखा है मकर रेखा और कर्क रेखा का जो सीमाना है, तो यहाँ पर इधर का भी मतलब सूर्य की रोशनी ना ज्यादा तिरछा पड़ता है ना ज्यादा सीधा पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों मौसम का प्रभाव है। अब देखिए, इधर से गर्मी लग रही है, इधर से गर्मी गया, इधर से गर्मी गया, इधर से गर्मी गया, और इधर से क्या आया, ठंडा हवा आया। तो बीच में जो लोग रहेंगे वह क्या होंगे, उसको दोनों पड़ेंगे, यानी गर्मी के दिनों में गर्मी पड़ेगी और ठंडा के दिनों में ठंडा लगेगा। और उसी का हम लोग भारत देश जो है इतने अच्छे जगह पर है कि यहाँ पर यह मकर रेखा कर्क रेखा के ठीक जो है बीचों बीच जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहाँ पर जो है कर्क रेखा होने की वजह से हमें ऊपर का जो है उत्तरी ध्रुव का जो है वो ठंडा हमको महसूस होता है और विषुवत रेखा का गर्मी भी हमें मिलता है। इसलिए हम लोग मौसम के आधार पर गर्मी और ठंडा का असर पड़ता है। तो यहाँ पर वो देखेंगे बच्चों कि उष्ण गर्म धारा किसको बोलते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी ध्रुव से चूंकि यहाँ पर बर्फ की मात्रा ज्यादा है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्म है। उत्तरी ध्रुव में जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी कम है यानी ठंडा है। और जो बीच की जो रेखाएं हैं मकर रेखा और कर्क रेखा, यहाँ पर ज्यादा गर्मी भी पड़ती है तो ज्यादा ठंडा भी पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए कि उष्ण गर्म धारा किसको कहते हैं। तो उष्ण गर्म धारा, उष्ण जल धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। देखिए ये भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होगी, ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होगी और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, यानी ये ध्रुव की ओर चली जाते हैं। तो चूंकि गर्म जो जल है, चूंकि बीच में विषुवत रेखा पर जो है आपका सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो ज्यादा जाहिर सी बात है कि वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगा। अब जब गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो वहां का जल भी गर्म हो जाएगा और ये जो गर्म जल धारा है वो ध्रुव की ओर बहती है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे उष्ण गर्म धारा, ठीक है। उष्ण मतलब गर्म, गर्म, ठीक है। गर्म वाला धारा जब ठंडी की ओर ध्रुव की ओर बहती है तो उस धारा को हम लोग बोलेंगे उष्ण या गर्म धारा, ठीक है। और ठंडी यानी शीत धारा कहने का मतलब है कि ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होकर भूमध्य रेखा की ओर बहना। और कुछ धाराएं ऐसी होती है जो ठंडा से गर्म की ओर बहती है, ठंडी से गर्म की ओर बहती है। तो जो ठंडी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठंडा है, बर्फ है, तो बर्फ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पानी जो है वो ठंडी होगी और ये ठंडी पानी किधर चली जाएगी, भूमध्य रेखा की ओर जाएगी। तो जब ठंडा पानी, दोनों ऊपर का ठंडा पानी जब ध्रुव के ये भूमध्य रेखा के नजदीक आएगी या उधर से भूमध्य रेखा की ओर आएगी, तो ऐसे धाराओं को हम लोग ठंडी या शीत धारा कहेंगे। और जब भूमध्य रेखा से गर्म पानी जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा तो उसे हम लोग गर्म या उष्ण धारा कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विश्व के प्रमुख महासागरीय धाराओं के बारे में हम लोग एक छोटा सा चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 महासागरों का रूप लिया है, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह हो गया प्रशांत महासागर, है ना, पैसिफिक सागर, यह हो गया अटलांटिक महासागर
और ये हो गया हिंद महासागर। आप देख सकते हैं मानचित्र में, मानचित्र में आप देखेंगे बच्चों कि हमारे पास 3 तरह की महासागर है। एक ये प्रशांत महासागर हो गया, है ना, ये हो गया अटलांटिक महासागर और ये हो गया हिंद महासागर, यानी 3 महासागर है। और इन 3 महासागरों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रशांत महासागर को देखिए, ठीक है। ये क्योंकि अगर हम लोग पृथ्वी को इस तरह से ग्लोब में देखेंगे तो ये हो गया आपका, ये देखिए, ये हो गया प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, ठीक है, जो कि अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। और हिंद महासागर जो कि भारत के नीचे का जो सागर है वह हिंद महासागर है। तो जो अब देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में गर्म धारा और ठंडी धारा के बारे में देखेंगे तो यूरेशिया। तो यहाँ देखिए प्रशांत महासागर जो है उसको यूरेशिया को ये इलाका बोलेंगे। यूरेशिया हो गया, उत्तर मध्य रेखीय हो गया और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन हो गया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ये यानी ये जो इलाका है ना, ये हो गया गर्म जलधारा का हो गया और ठंडी जलधारा का जो हो गया, जो कि जो ठंडा प्रदेश होगा वहां पर ठंडी धाराएं बहेंगी और जो गर्म प्रदेश होगा वहां पर गर्म जलधारा बहेगी। तो इसी में आ जाता है ठंडी जलधारा में कैलिफोर्निया हो गया, ओयासियो हो गया, ट्यूराल हो गया, ये सभी जो है वह ठंडी धारा का उदाहरण है। उसी तरह से हिंद महासागर में हम लोग आते हैं तो हिंद महासागर में विषुवतीय विपरीत। अब देखिए गर्म धारा में क्या हो गया, विषुवतीय रेखा यहाँ से गुजरी है तो विषुवतीय विपरीत रेखा धारा, अगुलाहास धारा और मंजापिक धारा, ये सभी गर्म जल धारा है। जबकि ठंडी धारा में कौन है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन। पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ये हो गया ठंडी धारा। चूंकि यह जो धारा है वह ध्रुव से काफी नजदीक है। उसी तरह से अटलांटिक महासागर में हम लोग देखते हैं तो गर्म धारा में क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन धारा, यानी जो ब्राजील का जो क्षेत्र है ना, ब्राजील का जो क्षेत्र है वो हो गया ब्राजीलियन धारा और उत्तर अटलांटिक धारा। उसी तरह से ठंडी धारा में केनारी हो गया, लेब्राडोर हो गया और फ्रैकलैंड हो गया, ये सभी ठंडी धारा का उदाहरण है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो है कुछ महासागरीय जल धाराओं के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वह है कि महासागरीय धाराओं के क्या प्रभाव हमारे इस पृथ्वी पर पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पर है कि महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है, महासागरीय जब धाराएं चलती हैं तो उस क्षेत्र का जो तापमान है उस पर प्रभावित करेगा। जैसे अगर गर्म धारा चलेगी तो उस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और अगर ठंडी धारा चलेगी तो उस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। जैसे गर्मियों के दिन में जब गर्म हवाएं चलती हैं तो ऑटोमेटिक है कि तापमान बढ़ जाता है, और अगर ठंडे के दिन में जो शीतलहरी चलती है तो देखिएगा तापमान क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसीलिए कि महासागरीय धाराएं जब चलती हैं तो किसी भी क्षेत्र का तापमान जो है वहां प्रभावित होती है। गर्म जल धाराओं से स्थलीय तट का तापमान अधिक हो जाता है। अगर गर्म जल धारा बहेगी, जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमारी मैप है, तो अगर गर्म जल धारा बहेगी विषुवत रेखा से तो उस क्षेत्र का जो है स्थलीय क्षेत्र का जो स्थल का क्षेत्र है उसका तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब ठंडी धाराएं जब बहेंगी तो उस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी विषुवत रेखा से जब धाराएं बहेंगी तो उस स्थल का तापमान अधिक हो जाएगा, और जब ध्रुवों से जो है
ठंडी धाराएं बहेगी तो उस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोच्च मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी मछली उत्पादन के लिए। यानी जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी दोनों धाराएं मिलती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती है, वहां पर मछली उत्पादन का क्षेत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा, अब देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो ये अटलांटिक महासागर हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया तथा जापान के तटीय क्षेत्र, ये देखिए जापान का तटीय क्षेत्र, जापान के तट पर इस कारण ही मछली का अधिक उत्पादन होता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया और जापान का जो क्षेत्र है वहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलने की वजह से वहां पर मछली उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। तीसरा है गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन से घना कोहरा उत्पन्न होता है। क्या, गर्म और ठंडी, जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलेगी वहां तो मत्स्य उत्पादन होगा, लेकिन वहां पर घना कोहरा भी उत्पन्न होता है जिसके कारण नौ संचालन में बाधा होती है। ठीक है, कोहरा की वजह से जो है नाव जो होती है वो इधर उधर नहीं जा सकती है। जैसे कि एक टाइटैनिक पिक्चर है, उसको आप जरूर देखिएगा कि उसमें गहरा कोहरा होने की वजह से नाव का एक्सीडेंट होता है और पूरा फिल्म उस पे दिखाया गया है। कभी भी मौका मिलेगा तो उस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन से घना कोहरा उत्पन्न होता है जिससे नाव संचालन में बाधा होती है, नाव इधर उधर नहीं जाती है। चौथा है गर्म जल धाराएं अपने साथ जलवाष्प लेकर, देखिए गर्म जो जल धाराएं अपने साथ जल की वाष्प लेकर, जलवाष्प लेकर, जिसके कारण उसके प्रभाव वाले तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। और कहीं ना कहीं देखिएगा कि हम लोग का जो वर्षा होती है, भारत देश में जो वर्षा होती है वह गर्मी के बाद ही वर्षा होती है, ठंडे के बाद वर्षा नहीं होती। गर्मी, चूंकि गर्मी में जो होती है वो गर्म जल धाराएं जब चलती हैं, है ना, तो अपने साथ जल यानी समुद्री जो जल है उसका वाष्प भी लेकर वो चलती है, जिसके वजह से वर्षा भी जो है वह बेजोड़ होता है। तो गर्म जल धारा अपने साथ जल वाष्प लेकर चलती है जिसके कारण उनके प्रभाव वाले तटीय क्षेत्रों में काफी वर्षा होती है। तो आज हम लोग वीडियो यही खत्म कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तरी लेकर। और तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।